हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे मुझे मालूम है कि ये जो मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नहीं है, क्योंकि समर वेकेशंस अभी आपकी स्टार्ट हुई हैं। आप लोग मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आने के बाद क्या करना है, आपको पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो काफ़ी शॉर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड्स के लिए नहीं है। इट्स अबाउट 30 to 35 मिनट्स, जिसमें एक पूरा पोर्शन कंप्लीट किया गया है। तो आप छोटे छोटे थोड़ा सा टाइम निकाल कर छोटे छोटे वीडियोस देखकर आप अपने आप को जो नॉलेज है आपकी वो बढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से, और कोई डाउट हो तो आप उनको क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारा जो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है उसका ये पार्ट 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है, जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम जो हमने जो डिसाइड किया है कि हम क्या पढ़ेंगे या हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेसिस। तो देखो, इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लो कि जैसा मैंने किसी ग्लास में नमक को घोल दिया है, राइट। सो नमक जो है वो पानी में है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। आप टेस्ट करके बता सकते हो कि ये फीका है या फिर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ये कड़वा है, ठीक है ना। अगर ये फीका है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नमक बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है, आप टेस्ट करके बोलोगे कि पानी में नमक बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत कड़वा हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी इसमें नमक की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है और नमक अपने आप को ज़्यादा अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है। समझ में आया। इसी तरीके से एसिड्स के साथ होता है। एसिड्स को जब आप पानी में ऐड करते हो और बहुत ही कम क्वांटिटी में एसिड होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड की जो जिस तरह से वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है या जिस तरह से वो अपनी एसिडिटी दिखा देता है, उस एसिडिटी को आपने कम कर दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है बाय इंक्रीजिंग वाटर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर पानी नहीं ऐड किया होता और डायरेक्ट आपने एसिड ले लिया है तो दैट इज़ नॉन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो हर चीज़ को मतलब कोरोड कर सकता है, डैमेज कर सकता है, स्किन प्रॉब्लम कर सकता है, बर्निंग कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एसिड और बेसिस के साथ हैं। तो सेम इज़ द केस विद बेस ऑल्सो। बेस के साथ भी यही होगा। अगर पानी मिला हुआ है तो इट इज़ डाइल्यूटेड, और अगर नहीं है या पानी में भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलाते जाते हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है आपका एसिड और बेस का, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स अबाउट द सॉल्यूशन इज़ एसिड और बेस, है ना। किस तरह से, बाय चेंजिंग देयर कलर। अब कलर चेंज होने के साथ वो ये तो बता देते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, लेकिन कितनी एसिड है, क्या वो डाइल्यूट है या वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या किसी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और कुछ कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl ले लो, H2SO4 ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, इनको हम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एसिड्स मानते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ कर सकते हैं इन वाटर और इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। क्लियर। वहीं अगर मैं नींबू ले लेती हूँ, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड ले लेती हूँ जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, ये एडिबल एसिड्स हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करते, आप इन्हें खा सकते हो। समझ में आ रहा है। ऑक्सैलिक एसिड है, गुआवा में प्रेजेंट होता है, ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो खट्टी चीज़ें आप खा रहे हो इन सब में एसिड है और वो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्टिव नहीं है बल्कि बेनिफिशियल है ना। लैक्टिक एसिड है, बेनिफिशियल है। तो ये जो वीक एसिड्स होते हैं, अब एक वर्ड और आ गया वीक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिड्स जो है वो दो तरीके के होंगे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वीक एसिड थोड़े कम होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन वो इतना ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर पाते, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव होंगे वो दूसरे जगह पर, लेकिन जिस तरह से एसिडिटी शो करते हैं तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा कौन शो करेगा, जो अपने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ करेगा।
इसी तरीके से बेस हो जाएंगे, तो बेस में क्या होगा, बेस में भी यही होगा कि जो वीक बेस होंगे वो अपने हाइड्रोक्साइड आयन को कम रिलीज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे वो हाइड्रोक्साइड आयन को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर देंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस, कितने स्ट्रॉन्ग होंगे कैसे मालूम करेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास आता है पीएच मीटर, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल या पीएच मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर H जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से लिया गया है। हाइड्रोनियम में आपको पेज नंबर बता देती हूँ, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 27 है ना, NCERT नहीं 27 पे नहीं, इट इज़ ऑन 25, ठीक है, पेज नंबर 25 पर है, हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के लिए जो आपको ये पीएच के बारे में मैं बता रही हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 3, थर्ड पैराग्राफ पे आप देखेंगे, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए जिस स्केल को हम यूज़ करते हैं दैट स्केल इज़ नोन एज पीएच स्केल। यहाँ पर जो P है वो पोटेंस या पावर से दिया गया है और H हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि पीएच स्केल होता कैसा है, पीएच स्केल की जो रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 14, ठीक है, 0 to 14। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 to 14 में एक मिडिल पॉइंट आता है, यहाँ पर रेंज होती है 7, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका भी पीएच अगर 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है पीएच तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये पीएच स्केल बढ़ रहा है टूवर्ड्स 14 तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्लियर। यहाँ कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर, ठीक है। सो ये पीएच स्केल पे रेंज लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद होगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14, इस तरह से ये स्केल चलता है। यहाँ गैप ज़्यादा हो गया है, ये तो जस्ट बनाया है आपके लिए बताने के लिए। तो अब आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि पीएच स्केल जो होता है उसकी रेंज कितनी है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 14, और यहाँ पर जो भी रेंज 7 पर आता है वो न्यूट्रल होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। दूसरा एग्जाम्पल तुम ले सकते हो सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्ट भी न्यूट्रल है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चल गई कि मैं सॉल्ट को न्यूट्रल बोल रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे के पोर्शन में ये पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, है ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें देखना है जहाँ पर पीएच आपका कम जा रहा है टूवर्ड्स 0 जा रहा है, तो एसिडिक नेचर में, अगर पीएच बढ़ रहा है तो वो बेसिक नेचर में हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट का मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है, 2 मिनट। हाँ जी, सो आपको तो पता नहीं चला कि बीच में 2 मिनट का ब्रेक हो गया, ठीक, चलिए, क्योंकि आज़ान हो रही थी। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि यहाँ पर जब आप किसी भी चीज़ को चेक करते हो तो चेक करने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करना पड़ती है, हमें पीएच स्केल कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज़ करोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंडिकेटर का नाम तुम्हारे सामने आ गया। अभी तक हमने पढ़ा था फिनोप्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक ख़ास बात ये होती है कि ये ना एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर के साथ अपना कलर चेंज करता है, और इसके पास इसकी जो बॉटल होती है उस पर कलर के साथ उसके पीएच की वैल्यू लिखी रहती है। तो जो भी कलर का आपका सोल्यूशन आता है तो आप उस स्केल पे मैच कर लो कि कौन सा कलर आ रहा है, वहाँ से आपको उसका पीएच मालूम चल जाएगा, ठीक है। सो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है, यानी H पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा,
तो उसकी वैल्यू किसकी तरफ होगी, उसकी वैल्यू होगी 0 या 1 की तरफ। तो ध्यान रखना, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना कम पीएच वैल्यू होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ मैं लिखती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो रेंज होगी वो किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स 0, है ना, 1 2 इसके पास। और जो वीक एसिड्स होंगे वो कहाँ होंगे, वीक एसिड की जो वैल्यू होगी वो किसकी तरफ होगी, 7 की तरफ, है ना, इस तरफ इंक्रीज होगी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल के बाद जो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो 14 की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा। ऐसे ही 7 के आसपास जब आप घूमोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको मिलेगा वीक बेस, ठीक है। सो ये कैसे पता चला, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें डिफरेंट कलर शो करता है। तो अब मैं आपको कलर बताती हूँ कि जब वो न्यूट्रल शो कर रहा होता है तो कलर आता है ग्रीन, ठीक है। जब वो एसिडिक शो कर रहा होता है कलर आता है रेड, और यही रेड कलर जब लाइट होता चला जाएगा तो वो पिंक की तरफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रीन से ये इंक्रीज होता जाता है और डार्क पर्पल कलर जब दे देता है सो ये हमें किसकी तरफ बताता है, बेस की तरफ। ब्लू कलर आने लगता है, ब्लू शेड आने लगता है और एकदम डार्क पर्पल कलर में चला जाता है तो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग बेस है वो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो भी कलर मिला है उसको इंडिकेटर स्केल पर देखोगे और कलर को मैच करके आप डिफाइन या बता सकते हो कि इसका पीएच रेंज कितना है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल अगर कोई भी चीज़ है तो वो ग्रीन कलर, ग्रीन शेड देगी। जैसे जैसे उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल पानी में तुमने 1 बूंद एसिड डाला तो हाइड्रोजन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो उसका कलर पिंक की तरफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एसिड डाला और हाइड्रोजन हो रहा है और इधर बढ़ेगा, और एसिड डालोगे और हाइड्रोजन निकलेंगे तो और इधर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पानी में डालने की या हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करवा कर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो याद ही होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है पानी में डलने के बाद। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो वैल्यू होती है वो 1.2 के करीब होती है। सो ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो HCl है, ठीक है ना। तो HCl का जो रेंज होता है वो किसके करीब होता है, 1, 1.2, 1.3 इस तरह से इसकी रेंज चलती है, ठीक है। इसी तरह से जब आप स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ चले जाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पता चलेगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH। NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। यहाँ आप अपना पीएच स्केल यहाँ देख सकते हो, मतलब कलर, डिफरेंट कलर आपको दिखाई दे सकते हैं। बुक अगर सामने रखकर आप पढ़ रहे हो तो आपको टॉपिक वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको फिगर बता देती हूँ, इट इज़ 2.7 पर दिया हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बेस। देन अगर वीक बेस के बारे में हम बात करेंगे सो मोम, जिसको हम बोलते हैं मोम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मोम कहलाता है। उसकी जो रेंज होती है वो 10 के करीब में आती है। देन उसके बाद यहाँ थोड़ा कम, अगर हम एसिडिक की बात करते हैं कि एसिडिक नेचर जो है वो कम हो जाए, तो एसिडिक नेचर और कम किसका हो सकता है, एसिडिक नेचर और कम हो सकता है लाइम का। लाइम जूस जिसको हम बोलते हैं लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस जो होता है उसका नेचर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड होते हैं। उनके बाद आपका सिट्रिक एसिड आता है। और कम जो आते हैं वो एसिटिक एसिड हो जाते हैं, CH3COOH। ये वीक एसिड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इनके जो नाम मैंने अभी लिखे, क्योंकि ये अभी हमें काम आने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको नाम दिया है HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। उससे कम में आते हैं लाइम जूस, और कम आ रहा है
तो यहाँ पर आ रहा है आपका एसिटिक एसिड, यहाँ पर जा रहा है न्यूट्रल में वाटर आ रहा है, एक सॉल्ट का एग्जांपल दिया है NaCl है। देन आगे बढ़ोगे तो वीक में आप किसको लिख लोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन और आगे बढ़ जाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ मतलब हमारी लाइफ में हमारे जो भी प्रोसेस चल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ भी मतलब आपकी लाइफ में आपने प्लांट्स ग्रो किए हैं, आप उनको फ्रूटफुल, आपको रिज़ल्ट चाहिए, उसके लिए क्रॉप्स अच्छी चाहिए, हर चीज़ में क्या होता है, पीएच सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, फर्स्ट वन इज आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। सो आंसर क्या होगा, यस दे आर, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। पीएच सेंसिटिव कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर सोशल एनिमल्स ना, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वाटर का जो पीएच होता है वो 7 यानी वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है जिसकी रेंज आप लगभग 6.7 6 to 7 के बीच में आप कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर पीएच डिक्रीज़ होने लगता है, एसिडिक नेचर में चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन, है ना। हमारा जो पानी बरसता है उसमें अगर पीएच का लेवल 5.6 से कम हो रहा है तो वो कौन सा हो जाता है, एसिडिक रेंज में चला जाता है। दिस एसिडिक रेंज इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर प्लांट्स एंड ऑल्सो फॉर द मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये, देखो पीएच जब डिक्रीज़ होता है ना, सो एसिडिक नेचर कोरोड करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को जंग लगाने का काम कर सकता है। तो एसिड रेन क्या करती है, एसिड रेन अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स पे, फॉर एग्जांपल ताजमहल ले लो, ताजमहल आपने सुना होगा कि वो येलो होता जा रहा है। सो वो येलो क्यों हो रहा है, क्योंकि आगरा में लेदर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और जब वो उसको बर्न करते हैं तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वो सल्फेट, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इन सब का फॉर्मेशन होता है। गैसेस जब ऊपर जाती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड जब हमारे ताजमहल के ऊपर गिरता है तो ताजमहल का जो मार्बल है वो ख़राब होता जा रहा है, इसलिए वो येलो कलर का होता है। ठीक है ना, इसीलिए ताजमहल को बारिश में कवर कर दिया जाता है ताकि उसको ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, क्योंकि वो वंडर्स में आता है ना, सबसे ब्यूटीफुल चीज़ हमारी इंडिया में जिसको लोग देखने आते हैं, जिससे इकनॉमी हमारे कंट्री की इंक्रीज़ होती है। अगर वही डैमेज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, है ना। सो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। तो बचाने के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा एसिड रेन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो पोल्यूशन को डिक्रीज़ करना चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए, जितना हो सके हमें इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे कॉजेज़ में जहाँ आप देखते हो कि पोल्यूशन जिससे हो रहा है उस चीज़ को हम कम कर सकें। ठीक है ना। सो जब पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है तो एसिड रेन बनता है, और एसिड रेन जब ज़मीन पे आती है तो पहली चीज़ तो सॉइल की फर्टिलिटी को वो ख़त्म कर देती है, क्योंकि सॉइल इज़ ऑल्सो पीएच सेंसिटिव। तो यहाँ पर फर्टिलिटी ख़त्म होने का मतलब क्या है, माइक्रोब्स हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं एसिडिक नेचर में। ओके, देन उसके बाद अगर वो एनिमल्स, हम तो है ही नहीं, हम तो एसिड इतना ज़्यादा कंज्यूम कर ही नहीं सकते, कोई एनिमल लिविंग फॉर्म एसिड बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स को कहाँ से सोर्स है, प्लांट्स का जो पूरा सोर्स है वो वाटर और सॉइल ही है जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। अब वाटर एंड सॉइल में एसिडिटी इंक्रीज़ होगी तो ऑफकोर्स जो प्लांट ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ मैंने बताई कि फर्टिलिटी जब ख़त्म हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ कैसे हो पाएगी। ठीक है ना। तो ये सारे प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये तो एक्टिविटी का काम है, या आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। तो आप अपने बैकयार्ड में जाकर, आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर मुझे मालूम है नहीं होगा, तो आप किस तरह से इसको मेजर कर सकते हो। तो ये काम तो हमारा स्कूल में ही होगा। जब आप स्कूल में जाओगे थोड़ी सी सॉइल लेना, उसको पानी में डिज़ोल्व करना और उसको
हमें फ़िल्टर आउट कर लेना है। जो आपको फ़िल्ट्रेट मिलेगा उसमें आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालकर देखना। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है। किसके साथ? अगर वो एसिड के साथ है तो इट विल गिव पिंक कलर और रेड कलर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर वो बेस के साथ है तो इट विल गिव ब्लू कलर, या फिर वो चला जाएगा डार्क पर्पल कलर की तरफ। और अगर न्यूट्रल है, उसमें कोई एसिड नहीं मिला है, तो ये आपको ग्रीन कलर दे देगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। एक्टिविटी है ही आपकी एक्टिविटी 2.12 और पेज नंबर 27 पे दी हुई है। ये एक्टिविटी आपको कर देखना है जब आप स्कूल जाओगे तब। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपके टीचर आपको खुद भी करवा देंगे, या आप उनको बोलोगे तो वो आपको ज़रूर लैब लेकर जाएंगे और ये एक्टिविटी करवा देंगे। बहुत आसान है और आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डेंजर वाली बात नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई एसिड यूज़ नहीं हो रहा है, कोई बेस यूज़ नहीं हो रहा है। डायरेक्ट सॉइल लेना है, सॉइल को डिज़ोल्व करना है, फ़िल्टर आउट करना है, देन उसका जो पानी बचा हुआ होगा ना, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालकर देख लेना। कलर चेंज होगा, जैसे ही कलर चेंज होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर की बॉटल पर साइड में स्केल बना होता है विद डिफरेंट कलर्स, उस कलर को मैच कर लो, आपको पीएच पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो स्टमक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे थे, वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता? वो इसलिए डैमेज नहीं करता क्योंकि हमारे स्टमक में अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। वो लेयर हमें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफ़ेक्ट से बचाती है। ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये हमारा सही वर्क नहीं करेगा, हमारी बॉडी में जो HCl है वो सही से नहीं बनेगा, तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकती है। हमारा जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये बढ़ जाता है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। अगर ये बढ़ जाता है तो हमें हार्ट बर्न, इस तरह की सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी मतलब यंग लोगों में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यंग लोगों में आजकल जिस तरह से फूड हैबिट चेंज होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में भी गैस्ट्रिक जूस जो है, HCl जो है, वो ज़्यादा बनने लगा है, उन्हें भी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है तो जो ओल्ड एज में जो लोग जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ती है, ऑफकोर्स, क्योंकि एज का इफ़ेक्ट तो होता ही है बॉडी पर। तो जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है तो हमें हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि एसिड जो है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को जलन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे शिकंजी ना पिला दो, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि नींबू घोल के पिला दिया। उस कंडीशन में आपको उसको सोडा देना है। सोडा मतलब जिसके अंदर बेस प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या दे सकते हो, एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स मेडिसिन्स मिलती हैं मार्केट में, है ना। और ये क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल है इसका मोम हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई होती है और ये एंटाएसिड्स की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है, हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बोला OH आयन होंगे। सो अगर बॉडी में HCl इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये एंटाएसिड्स, एंटा मतलब अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट है, तो ये इसको क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। सो आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाकर सो जाते हैं या हम काफ़ी देर तक अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं, वॉश नहीं करते हैं, तो हमारे मुंह में से बदबू आने लगती है। तो बदबू क्यों आने लगती है, क्योंकि आपने जो भी खाना खाया उसके फूड पार्टिकल जो हैं वो आपके टीथ में कहीं ना कहीं लगे हुए रह ही जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर इफ़ेक्ट अटैक करेगा। इफ़ेक्ट क्या अटैक करेगा, इसे डिके करेगा, और डिके जब इसको करता है तो यहाँ ये एसिड रिलीज़ करने लगते हैं। ठीक है, हमारे ये जो टीथ है ना, ये जो बना हुआ है, ये आपको मालूम है कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 27 पर। ये जो पॉइंट है आपका 4th पॉइंट, pH चेंज एज अ कॉज ऑफ डिके। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे हमारे ये जो टीथ है ये बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छी बात है, नहीं तो पता चले कि दांत आए नहीं, पानी पिलाया और सारे दांत धुल गए। तो अभी जो हम स्माइल कर रहे हैं इसमें हमारे दांत तो फिर दिखते ही ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, अभी मुझे कुछ और भी याद आ गया प्रोटीन से रिलेटेड, अभी बताऊंगी, ठीक है। पहले हम ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारे दांत है, हमारे टीथ जो है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, बट ये कोरोड हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो हमारे माउथ में अगर एसिडिटी जो है वो 5.5 से कम चली जाती है पीएच से, है ना, कितना पीएच है, 5.5, इससे अगर ये डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब टूवर्ड्स मोर एसिड नेचर की तरफ बढ़ती चली जा रहा है पीएच, तो इस कंडीशन में आपके जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। छोटे बच्चों को देखा होगा, हम बोलते हैं ब्रश करवाओ, नहीं करवाते, तो क्या होगा, उनके पूरे जो टीथ हैं वो बिल्कुल ब्लैक होने लगते हैं, ठीक है ना। सो ब्लैक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शुगर जो है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अटैक होने वाला है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट करके एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे माउथ में एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो टीथ हैं वो कोरोड हो जाएंगे। इसमें लास्ट टॉपिक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, इसको मैं रब कर देती हूँ। नाउ इट इज़ पॉइंट नंबर 5, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें क्या होता है, देखो कई प्लांट्स आपने देखे होंगे कि जिनको आप टच करते हो तो आपको इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। कराच की फली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। सो इसमें क्या होगा कि ये अपने डिफेंस के लिए एसिड और बेस के सॉल्ट्स प्रोड्यूस, एसिड एंड बेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप उनको टच करोगे तो आपको इरिटेशन होने लगता है, तो अपने बचाव के लिए करते हैं। एनिमल्स में एग्जाम्पल कितने सारे हैं, जैसे कि हनी बी, है ना, मधुमक्खी, वास, ये सब क्या करते हैं, आपको जब डंग मारते हैं, काटते हैं, तो ये एसिड आपकी बॉडी में छोड़कर चले जाते हैं, है ना, या बेस आपकी बॉडी में छोड़ के चले जाते हैं। तो आप ये देखना कि हनी भी जो है वो एसिड रिलीज़ करती है, उसका जो डंग होता है उसमें एसिड होता है, लेकिन जो वास्प होती है जो येलो एंड रेड कलर में होती है, उसके डंग में बेस होता है, ठीक है। अब कभी भी देखना कि जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो हमें घर में लोग क्या बोलते हैं, चूना लगा लो। अब बच्चे सोचते चूना क्यों लगा लो, चूना क्योंकि बेस है, राइट, उसने आपकी बॉडी में जो रिलीज़ किया वो एसिड था। अब एसिड जब लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड जैसे ही आपने लगाया, मतलब आपको काटा उसने, एसिड आपकी बॉडी में गया और आपने उसके ऊपर चूना लगा लिया, तो वो उस एसिड और बेस में आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो न्यूट्रलाइज होने के बाद फिर आपके ऊपर उतना ज़्यादा एसिड का इफ़ेक्ट नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि लोहा घिसके लगा लो। सो लोहा घिसके क्यों लगा लिया, क्योंकि हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में पढ़े हुए हैं कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है एंड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट। तो सॉल्ट जब बन जाएगा तो फिर इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक। तो आप क्या है मोर अबाउट सॉल्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे। सॉल्ट्स आपको मालूम है क्या होते हैं, पहले मैं ये बोर्ड रब करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, सो देखो मोर अबाउट सॉल्ट्स में हमारा जो बोर्ड है वो तैयार हो गया है। अब इसमें देखो पूरे सॉल्ट्स तो भी हैं नहीं, अभी मैंने 4 सॉल्ट्स लिखे हैं, इसके आगे भी हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ मुझे आपको क्या बताना है कि एक एक्टिविटी है 2.4, ठीक है। इसमें आपको फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बताना है। क्या बताना है, फैमिली। अब फैमिली किस तरह से डिसाइड करेंगे, और इसमें एक चीज़ और दी है कि सॉल्ट्स के नाम दिए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट। और आपको बोला क्या गया है कि आपको इनका फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला हो गया K2SO4, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से है, ठीक है, कि आपको नाम दिए हैं और आपको बोला है इनके फार्मूला लिखो। तो पोटेशियम सल्फेट इज़ K2SO4, सोडियम सल्फेट इज़ Na2SO4,
कैल्शियम सल्फेट इज CaSO4 एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4। सेकेंड पॉइंट इसमें ये पूछा है कि फाइंड आउट द एसिड एंड बेसिस इन्वॉल्व्स टू फॉर्म द सॉल्ट। ये सॉल्ट जो फॉर्म हुए हैं इनमें कौन से एसिड और कौन से बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये देखो जो सल्फेट वाला फॉर्म आ रहा है ये हमारा एसिड से लिया गया है और हमें मालूम है कि ये सल्फेट कौन से एसिड में प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो एसिड का नाम लिख दिया H2SO4, राइट। उसके बाद जो पोटेशियम वाला जो फॉर्म है वो कहाँ से आ रहा है, पोटेशियम हमारे बेस से आ रहा है, ठीक है। ये आप पहले एसिड इधर लिख रहे हैं और ये लास्ट में क्यों लिख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आयन पॉजिटिव होता है उसे हमेशा पहले लिखा जाता है। सो पोटेशियम आयन पॉजिटिव है इसलिए ये पहले है, और सल्फेट क्योंकि नेगेटिव होता है SO4 2 नेगेटिव तो इसको बाद में लिखा गया है, SO4 K2 नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कैटायन पहले और एनायन उसके बाद में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम आपने लिया तो हमें मालूम है कि पोटेशियम कहाँ से आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो सोडियम लिया है तो सोडियम कहाँ से आएगा, बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फेट तो मुझे पता चल रहा है कि सल्फेट कहाँ से आता है, सल्फेट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर इनकी जगह पर Cl होता तो मुझे मालूम है कि वो HCl से आता, क्लियर। नाइट्रेट होता तो नाइट्रिक एसिड से आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो होगा तो उसमें जो आपका एसिड है वो तो H2SO4 हो गया, लेकिन बेस यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट जो है, सो मैग्नीशियम सल्फेट का जो बेस आप यूज़ कर रहे हो वो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मैं रिएक्शन आपको कंप्लीट करके बताती हूँ कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या चलेंगे, अब हम यहाँ पर चलेंगे इनका रिएक्शन। कैसे चलेंगे या करेंगे जो भी है, ठीक है। H2SO4, सो H2SO4 को प्लस करोगे KOH के साथ तो इट विल गिव K2SO4। बैलेंस करो ना, यहाँ पे पोटेशियम कितने बार दिया है, 2 टाइम्स है तो स्टोइकियोमेट्री में चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, राइट। जैसे यहाँ पे 2 आया तो ये हो गया तुम्हारा K2 जो कि रिएक्शन कर गया H2SO4 के साथ। अब यहाँ क्या बचा है, 2 टाइम्स OH, यानी O 2 टाइम्स है और हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स बचा हुआ है, यानी टोटल हाइड्रोजन हो रहे हैं 4 और ऑक्सीजन हो रही हैं 2। सो यहाँ प्लस में क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है whenever acid and base reacts they produce salt and water, तो सॉल्ट तो हमारा बन ही गया है। अब क्या बनाएगा ये बनाएगा वाटर H2O। सो यहाँ हम लिखेंगे 2H2O, ठीक है। इसी तरीके से H2SO4 को प्लस करवाएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो सोडियम भी कितना है, 2 Na2। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस प्लस को मैं थोड़ा दूर खिसकाती हूँ, यहाँ पे मुझे ऐड करना है 2, और 2 जैसे ही ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, Na2SO4। अगेन क्या हो गया, 2 टाइम्स OH मेरे पास यहाँ पर है एंड 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये दोनों आपस में मिला के बनाएंगे 2H2O। ये हो गया इनका रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड तो ऑलरेडी 2 टाइम्स यहाँ पर हो रहा है। कैल्शियम इज रिएक्टिंग विद सल्फेट एंड प्रोड्यूसिंग कैल्शियम सल्फेट, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है और सल्फेट होता है 2 नेगेटिव। देन उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, H2O। इसी तरीके से सिमिलरली मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद सल्फेट एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम सल्फेट एंड प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। तो ये मैंने पूरी रिएक्शन आपको बता दी। अब इसमें आपको क्या समझ में आ गया कि जो भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट का जो एनायन है ये पार्ट तुम्हारा आता है एसिड से, और दूसरा जो कैटायन है वो कहाँ से आता है, बेस से, ठीक है। तो B के बाद C, ये याद रखना, B के बाद C यानी बेस से कैटायन आ रहा है, और जो A है एनायन वो कहाँ से आ रहा है, एसिड से। तो क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पर अगर तुमसे पूछे कि एसिड रेडिकल कौन सा है इसमें, बेस रेडिकल कौन सा है, तो एसिड रेडिकल तो सल्फेट हो गया, राइट, क्योंकि एसिड से आया है। और बेसिक रेडिकल कौन हो गया, पोटेशियम, क्योंकि कहाँ से आया है, बेस से। इसी तरीके से यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कौन है, सल्फेट। बेसिक रेडिकल कौन है, सोडियम। यहाँ कौन है, बताओ, बोलो। सल्फेट इज एसिडिक रेडिकल एंड कैल्शियम इज बेसिक रेडिकल। गुड।
मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फेट इज एसिडिक रेडिकल एंड मैग्नीशियम इज बेसिक रेडिकल। क्लियर हो गया इतना, इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे के सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सॉल्ट्स। नेक्स्ट सॉल्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सॉल्ट मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड, राइट। दूसरा सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3। अब ये किस तरह बनते हैं इसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में, उसको जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ भी चीज़ जो भी कंपाउंड बनाना है उसमें किस तरह से आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। अब लेकिन अब इसमें भी क्या पूछा है कि इसका बेस बता दीजिए और एसिड, तो एसिड के साइड से तो Cl लिया गया है तो एसिड हो जाएगा HCl, फिर एसिड के साइड से कार्बोनेट लिया गया है तो यहाँ पर एसिड हो गया H2CO3 जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, फिर एसिड के साथ में Cl लिया है एसिड के साइड से तो अगेन एसिड इज HCl। क्लियर। इसके बाद बेस के साइड से कौन है, Na, तो Na में बेस क्या होगा, NaOH, अगेन NaOH, देन एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, Na मैंने आपको बताया जहाँ भी होगा Cl को लेके भागेगा, सो बना लेगा NaCl, है ना, दिख रहा है, NaCl बन गया, प्लस OH एंड H, OH एंड H आपस में जुड़ के बनाएंगे H2O। क्लियर। 2 टाइम्स Na है तो क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्री में 2 ऐड करोगे, इन्हें प्लस करोगे तो ये क्या हो रहा है, सोडियम इज रिएक्टिंग विद कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट, और OH 2 टाइम्स हो गया एंड H2 तो यहाँ पे क्या बनेगा, +2 H2O। ओके, नेक्स्ट क्या है, HCl इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग Al2Cl3, Al2 यहाँ पे 2 नहीं है सो मुझे यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। Cl कितने टाइम है, 3 टाइम्स, यहाँ 3 नहीं है सो आई हैव टू ऐड 3 हियर। सो ये तुम्हारा बैलेंस बनेगा। बैलेंस होने के बाद रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन आपका बन रहा है Al2Cl3 प्लस, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 एंड 3 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 3H2O, 3 2 6, ठीक है। सो ये तुम्हारे पूरे बन गए हैं सॉल्ट्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि ये सारे जो सॉल्ट्स हैं इनकी फैमिली क्या है, ठीक है। सो फैमिली बताने के लिए मैं क्या करूँगी कि जो पहले के मैंने सॉल्ट्स लिखे हैं उन सॉल्ट्स को भी मैं दोबारा लिखने वाली हूँ। नोट कर लिया था, ये क्या था, यहाँ पर था HCl और यहाँ था NaOH, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, फिर मैं क्या करूँगी, इसके आगे की इनकी फैमिली आपको बताऊँगी। ओके, पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है इनकी फैमिलीज, कौन सी फैमिली के हैं भाई ये। तो देखो नाम क्या क्या दिए हुए थे यहाँ पर, पहला था मेरा पोटेशियम सल्फेट, है ना। उसके बाद हमें यहाँ दिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन कैल्शियम सल्फेट CaSO4, देन उसके बाद क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक। अब फैमिली समझ में आ रही है, एक ही खानदान के, कौन डिसाइड करेगा, ये तो अलग है, पोटेशियम अलग हो रहा है, सोडियम अलग है, कैल्शियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसी की फैमिली होगी। तो सल्फेट कॉमन है, सो दिस इज सल्फेट फैमिली, ठीक है। सो ये सॉल्ट कौन सी फैमिली के हैं, सल्फेट फैमिली के हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूँ KCl, NaCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कौन सी फैमिली हो गई, क्या कॉमन है यहाँ पर, यहाँ कॉमन है क्लोरीन, सो दीज आर क्लोराइड फैमिली, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड को एक साथ रख दूं तो ये कौन सी फैमिली हो रही है, इसमें कॉमन क्या है, समझ में आ गया, क्या कॉमन है, यहाँ पोटेशियम कॉमन है, तो ये दोनों मिलाकर कौन सी फैमिली बनाएंगे,
पोटेशियम फैमिली। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ सोडियम सल्फेट है और यहाँ NaCl है। सोडियम सल्फेट एंड NaCl आपस में जुड़कर कौन सी फैमिली बनाएंगे? क्या कॉमन आ रहा है? सल्फेट और क्लोरीन तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है? सोडियम। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फैमिली। समझ गए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड और ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ये दोनों आपस में मिलकर कौन सी फैमिली बनाएंगे? सल्फेट और क्लोरीन तो अलग अलग हो रहा है, सो दीज आर फॉर्मिंग कैल्शियम फैमिली। ठीक है। अब क्या समझ में आया फैमिली से कि जहाँ पर भी जो भी अगर कैटायन कॉमन है तो कैटायन के नाम की फैमिली हो जाएगी, एनायन कॉमन है तो एनायन के नाम की फैमिली हो जाएगी। इतनी आसान है फैमिली। ठीक है, चलो हमने मान लिया फैमिली हो गई। अब हमें क्या बताना है? एक्टिविटी 2.14 के थ्रू हमें ये बताना है कि जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं वेदर दे आर न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं बोर्ड क्लीन कर उस पर आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। चलो देखो ज़रा, यहाँ एक रिएक्शन जो सबसे लास्ट में लिखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड का, उसे करेक्ट करो। वो मैंने गलत लिख दिया, पता नहीं कौन से ध्यान में लिख दिया, वो गलत हो गया, उसको सही कर लो। मैंने आपको क्या बताया? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला है AlCl3। वो एल्यूमिनियम सल्फेट का दिमाग में रहा और Al2SO4 होता है होल थ्राइस में, वो पता नहीं किस तरह से। खैर, अब आप इसको सही कर लीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाना है विथ HCl। सो HCl 3 टाइम्स ले लेंगे हम, क्योंकि क्लोरीन 3 टाइम्स है, एल्यूमिनियम तो 1 टाइम है ही। उसके बाद हाइड्रोक्साइड OH 3 टाइम्स है और 3H है, तो यहाँ पर होगा 3H2 ना। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, दिमाग कभी कभी कहीं और चल रहा होता है और आप जिस तरह से आप खो जाते हो पढ़ते पढ़ते, इसी तरह कभी कभी टीचर्स के साथ भी होता है कि वो भी पढ़ाते पढ़ाते कहीं और उनका माइंड चला जाता है, किसी और सॉल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो फॉर्मूला गलत हो जाता है। चलो अब आप इसको सही कर लो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बोर्ड क्लीन होने के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी सॉल्ट जो बन रहा है वो न्यूट्रल है, एसिड है या बेसिक नेचर का है। सो हम एक सॉल्ट को ले रहे हैं जिसमें एग्जाम्पल आपकी एक्टिविटी बताती हूँ मैं, 2.14 है, जहाँ एग्जाम्पल दिया है NaCl। अब हमें बाखूबी मालूम है कि NaCl का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि Cl है तो एसिड आ जाएगा HCl। ठीक है। और सॉल्ट Na बना रहा है, Na का सॉल्ट बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na ने रिएक्ट किया Cl के साथ NaCl और बना लिया वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुझे ये बताना है कि ये सॉल्ट कैसा बना है, इस सॉल्ट का नेचर क्या है। सबसे पहले ये देखो कि एसिड जो मैंने लिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, Sa लिख रही हूँ मैं। बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी Sb। ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल बनेगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनाएंगे वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती कि मेरे पास होता स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरी तरफ होता वीक बेस। ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट कैसे बनता? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, सो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। ठीक है। इनके एग्जाम्पल अभी लिखते हैं। और अगर मेरे पास है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये समझ लो कि जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट भी उसी के नेचर का होगा। सो यहाँ क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, इसी तरीके से वीक एसिड और वीक बेस हमने ले लिया। सो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कभी कभी आप एलिमेंट्स को रिएक्शन करवा कर भी बना सकते हो कोई सॉल्ट, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो आपने लिया है जिसमें भी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, जिसकी भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, सो जो भी आपका सॉल्ट बनेगा वो उसके बेसिस के ऊपर ही बनेगा।
क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड है, CH3COOH प्लस ये कैसा है, वीक एसिड। इसके साथ रिएक्शन में करवा रही हूँ स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं हम, CH3COO और Na यहाँ आ जाएगा और H रिएक्ट करके OH वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। सो ये बनाएगा CH3COONA प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O। अब देखो स्ट्रॉन्ग जो है, सॉल्ट जो बना आपका एसिटिक एसिड के बाद और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम एसीटेट जो बना है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिक नेचर का। क्यों हो गया बेसिक नेचर का, क्योंकि आपने जो बेस लिया था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और उसके हिसाब से हमारे जो भी सॉल्ट है उनको आप बता सकते हो कि वेदर दे आर एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सो कॉमन सॉल्ट से कौन से केमिकल्स बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब तक आप फटाफट इन चीज़ों को नोट कर लो। ओके, सो बोर्ड रेडी हो गया है। अभी देखिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम यूज़ करेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस में। क्लोर अल्कली प्रोसेस यानी यहाँ पर अल्कली का फॉर्मेशन होगा। मैं शायद बीच में आपको बताना भूल गई कि जो भी बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं उनको अल्कली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली बोलते हैं और उनके सोल्यूशन को हम बोलते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने आपको बताया थे पैलेट्स होते हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, इनको पानी में डिज़ोल्व करोगे सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ पूरे पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या किया जाता है, NaCl को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में आपको मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये देखो वाटर के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हो ना तो वाटर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज़ करवाना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रिएक्शन टैंक बनाते हैं जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ एनोड एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ कैथोड, ठीक है। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से आप ऐड करोगे ब्राइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइन? ब्राइन मतलब होता है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब अभी जैसे, हाँ ये एग्जाम्पल देखो ना कि जब भी हम घर में नमक में पानी मिला देते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना बन जाता है, बन जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नमक में पानी मिलाओगे तो नमक ही घुला हुआ रहेगा, उसको हम बोलेंगे ब्राइन वाटर। अब ब्राइन वाटर का रिएक्शन करवाना है, सो रिएक्शन करवाने के लिए उसको रिएक्शन टैंक में डाला जाता है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, आपके आयंस जो हैं उनको अलग अलग करने का काम करेगी, ठीक है। ब्राइन वाटर जैसे ही तुमने पानी इस रिएक्शन टैंक में डाला और रिएक्शन टैंक में तुमने प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बैटरी को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी, तो पास होने के बाद जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H+OH नेगेटिव में, ठीक है। NaCl क्योंकि घुल चुका है सो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में हो गया। सो आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि जो Na पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा
और नेगेटिव के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2H2O यहाँ ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो रहे हैं और इसी तरीके से 2 OH नेगेटिव रिलीज हो जाएंगे। NaCl को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 2, सो 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। सो ये H2H पॉजिटिव की जगह ये क्या बना लेंगे, ये H2 में कन्वर्ट होके गैस बन जाएगा। इसी तरीके से 2Cl नेगेटिव ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, जो कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये गैस कब बनाएंगे, देखो इस पूरे प्रोसेस को मैं पैक कर देती हूँ। अब यह यहाँ पर गए अंदर, ठीक है, ये पानी है, इसमें तुमने H2O NaCl का कॉम्बिनेशन डाला, मिक्सचर डाला। अब क्या होगा, यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, सो NaCl टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ नेगेटिव मूव करेगा। सो जो Cl नेगेटिव है वो किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरफ क्या मूव हो रहा है, Cl नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पॉजिटिव मूव करेगा। तो पॉजिटिव कौन बन रहा है, हमारा हाइड्रोजन, सो H पॉजिटिव इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, बाकी का जो NaOH बन गया है वो अब हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। ठीक, अब ये टर्मिनल्स की तरफ मूव होगा, सो यहाँ ओपनिंग होगी और इन ओपनिंग में क्या होगा, यहाँ से तुम क्लोरीन को कलेक्ट कर सकते हो और इस तरफ से हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। आया समझ में, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव मूव कर रहा है, Cl इसके लिए है। ठीक है, और H पॉजिटिव के लिए ये ऊपर वाला एरो है जो कि नेगेटिव की तरफ मूव करके कलेक्ट हो जाएंगी यहाँ से गैसेस। अब ये जो गैस कलेक्ट हुई है ये कहाँ यूज़ होगी, ये बाई प्रोडक्ट हुआ, मेन प्रोडक्ट तो हमारा NaOH है, इसके बाद बाई प्रोडक्ट कौन बन रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। सो अब ये यूज़ हो रहा है, जो क्लोरीन है दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाओगे, सो ये बना लेगा ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ होते हैं, आपको मालूम ही है, ब्लीच करने के लिए। ब्लीच का मतलब क्या होता है, डीकलरेशन, किसी का भी कलर जो है उसको हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ किस चीज़ का कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे पल्प होता है, जो बैम्बू पल्प आता है वो ब्राउन कलर का होता है। अब जो आपके पास पेपर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है और ब्लीचिंग पाउडर से उनको हम जो डिस्कलरेशन कर देते हैं, जो ब्राउन कलर का पल्प होता है उसको आप वाइट कर लेते हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या चीज़ होती है, जैसे कि हमारी वाइट ड्रेसेस हैं उन पे कोई दाग धब्बा लग जाता है, आप लॉन्ड्री में पहुंचाते हो तो वो भी ब्लीच का यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। सो जो भी धब्बा लगा होता है ना उसका कलर चला जाता है, इसलिए वो वाइट दिखाई देने लगता है। ठीक है, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर के भी। अब इसके बाद और इसमें हमें नेक्स्ट 2 और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, सो आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम पहुँचते हैं उन्हीं 2 टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है। ओके, सो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए फिर से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये जो सॉल्ट है इसको हम बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम हमारा बना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है आपको मालूम है, जो आप मज़ेदार पकोड़े खाते हो, देन केक खाते हो, पेस्ट्रीज़ खाते हो, छोले खाते हो, भटूरे खा रहे हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें पफ की ज़रूरत होती है, जो थोड़ा स्पंजी बनाने होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, सोडा ऐड करते हैं। हमारे घर में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है।
घर में मम्मी से पूछना सोडा कैसा है, तो वहाँ आप देख भी लोगे वाइट कलर का आपको ये मिल जाएगा घर में आराम से रखा हुआ। अब ये किस तरह से वर्क करता है वो देखो। जब आप इसको किसी भी खाने में मिला देते हो और उस खाने को गर्म करोगे, सो गर्म करने के बाद ये कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं यहाँ पर एक केक का बैटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये है और इसके अंदर कौन है, इसमें तुमने ऐड किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको लो फ्लेम पर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। रिएक्शन आगे बढ़ने के बाद यह सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर स्टीम बन के बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी बाहर निकलेगी। अब बाहर निकलने के लिए फॉर एग्जांपल ये वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, ये बाहर निकलने के लिए अपने जगह बनाएंगे और इस जगह बनाने में ये क्या हो जाएगा, केक जो है वो आपका पूरा स्पंजी हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे पोर्स। सो इतने सारे जो पोर्स आपको दिखाई देते हैं केक में, पोरस जो होता है, सो वो किस लिए होता है, क्योंकि उसमें आपने डाला है सोडा और सोडा को जब गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल यानी ये जो बाहर निकल रहा है ये कौन है, H2O और CO2, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के लिए उस केक को धक्का देगी, भाई मुझे बाहर निकलने दो, और वो सारा केक जो है ऊपर उठता जाएगा और वो बन जाएगा स्पंजी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ और कि अगर आप खाने में थोड़े से रेसिपी के बारे में भी बता देती हूँ, नहीं तो पता चले तुम ज़्यादा स्पंजी बनाने के लिए बहुत सारा सोडा डाल दो और खाना हो गया पूरा बर्बाद। ये सिर्फ एक पिंच है ना, डिपेंड करता है आपने कितना अमाउंट लिया है। अ पिंच और 2 इतना ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लोगे तो देखो ये क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो फॉर्मूला होता है वो वॉशिंग सोडा का होता है। किसका होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी मार्केट से कई चीज़ें ऐसी लेकर हम खाते हैं जिसमें साबुन का टेस्ट आ रहा होता है, तो समझ में आया कि साबुन का टेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि उसमें सोडा ज़्यादा है। सोडा ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और फिर आपका जो भी मटेरियल बना है उसका टेस्ट ना आने की बजाय आपको साबुन जैसा टेस्ट आने लगता है। ठीक है, समझ गए। दूसरी चीज़ कि ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर तुम किसी भी एडिबल एसिड के साथ मिला देते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेकिंग पाउडर, है ना। सोडा, बेकिंग सोडा से क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को एडिबल एसिड के साथ मिलाया जाता है, जैसे टार्टरिक एसिड जिसको हम टार्टरेट बोलते हैं, वो आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो सोडियम सॉल्ट है वो बन जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यानी ज़्यादा फ्लफ़ी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब भी हम केक बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ों को ऐड करते हैं, बेकिंग सोडा भी डाला जाता है और बेकिंग पाउडर भी डाला जाता है, ताकि हमारा जो भी केक बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पंजी बन जाए। समझ गए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वॉशिंग सोडा ही है। सो वॉशिंग सोडा का मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, देखो एक बार और उसके बाद हम इसके लास्ट टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। 4th वन इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, सो बहुत से कनिंग जो हलवाई होते हैं वो सोडा ना खरीद कर वॉशिंग सोडा भी चला लेते हैं। भाई चेक करना कि क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या खा रहे हो आप लोग। सो फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 एडिशन रिएक्शन है सिंपल सा, 10 मोल्स ऑफ H2O एंड इट विल प्रोड्यूस Na2CO3.10H2O। सो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कहाँ पर ये यूज़ होता है, वो है इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब पूछोगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, क्या पानी हार्ड हो गया? पानी तो हार्ड नहीं हुआ ना, पानी में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन से सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये सारे जो सॉल्ट हैं ये प्रोड्यूस करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि
कि ये जो सॉल्ट अगर पानी में प्रेजेंट रहेंगे तो पानी जो है वो परमानेंट खारा रहेगा। खारेपन को दूर करने के लिए कभी कभी पानी को बॉईल कर लिया जाता है। सो बॉईल करके टेम्परेरी सॉल्ट जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, इनको आप बॉईल करोगे और बॉईल करने से आप इसको रिमूव कर सकते हो। दैट इज़ वाई दीज सॉल्ट्स कॉज टेम्पररी हार्डनेस। समझ गए? लेकिन पानी को गर्म करने के बाद जिस हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, दैट हार्डनेस इज नॉन एज परमानेंट हार्डनेस। सो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। लाइम एंड सोडा, ये आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, इंजीनियरिंग करने के लिए चले जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको वहाँ पर मिलेगा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड जो है वो लाइम सोडा है। ठीक है, यहाँ पर सोडा यूज़ करेंगे और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट अदर देन क्लीनिंग जो यूज़ होता है इसका, वो क्या है? इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है वो है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। मतलब जो हमारा सॉल्ट है क्या वो सच में सूखा होता है? तुम देख तो रहे हो हर एक सॉल्ट के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बन ही रहा है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ चिपका रहेगा तो क्या होगा? क्या ये ड्राई कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके साथ 10, 5, 7 कैसे भी जितने भी मोल्स ऑफ वाटर अगर लगे हुए हैं सो वो ड्राई नहीं कहलाएगा। समझ में आया? इसमें एग्जाम्पल आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का दिया हुआ है और दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट जो है, एक एग्जाम्पल तो यहाँ दिखाई दे रहा है सोडियम कार्बोनेट 10H2O के साथ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें आगे वाले टॉपिक पर। टॉपिक लिखूँ क्या मैं? चलो लिख ही देती हूँ। टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर ड्राई और नॉट और वेट, है ना, कुछ भी। अब गीले इतने तो होते नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा गीले हों, लेकिन ड्राई नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट कितने मोल्स 10H2O के साथ जुड़ा है? पानी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या पढ़ा था? कॉपर सल्फेट CuSO4, ये 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, पेंटाहाइड्रेटेड 5H2O। सो ये भी क्या है? ड्राई नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी दी है कि कॉपर सल्फेट को ले लेना है, उसके बाद उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको बताना है कलर चेंज हुआ या नहीं। देखो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर में होगा। ठीक है, ब्लू कलर जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 5H2O जो इसमें ऐड है, इसको हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ, और जहाँ पर भी वाटर होगा ना वहाँ क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, ध्यान रखना। क्रिस्टल्स मतलब चमकदार सा सॉल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे रूखा बेजान टेल्कम पाउडर जैसा सॉल्ट नहीं होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट देखो, उसमें पानी नहीं होता तो वो कैसा होता है? बिल्कुल बेजान सा होता है ना, उसमें चमक नहीं होती है। सो ऐसे कोई भी सॉल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो गीले नहीं होंगे बट वो चमकदार होंगे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, ये जो सिंबल है वो हीट का है, सो ये कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? 5H2O, ये स्टीम बनकर गैस बन के बाहर उड़ जाएंगे। अब इसका कलर क्या हो जाएगा? ये इसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ये वाइट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्लू कलर हो रहा था दैट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ जो दिया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, हम इसको बोल सकते हैं। हेमीहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? हाफ मोल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या शॉर्ट में बोला जाए POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP।
अब ये पीओपी कहाँ यूज़ होती है आपको मालूम है? सीलिंग्स की डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत सारे जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उनमें आप पीओपी यूज़ करते हो, लेकिन पीओपी के साथ अगर आपने 1.5 मोल ऑफ वाटर और ऐड कर दिया सो इट विल कन्वर्ट इनटू CaSO4.2H2O। 2H2O के साथ इसको कहा जाता है जिप्सम, ठीक है, ये हो जाता है हार्ड, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो प्लास्टर हमारे हाथों पे चढ़ता है, यहाँ पे भी पीओपी जब हमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तब बांधा जाता है, उसमें भी पीओपी ही यूज़ होता है, ठीक है। अब जब वो वाटर के साथ ऐड हो जाता है वो हार्ड हो जाता है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.2H2O। अब मैं तुम्हें यहाँ क्या बताने वाली थी कि जिप्सम जब फॉर्म हो जाता है तो इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो? जिप्सम इज़ यूज्ड टू एनहेंस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट जब बनाई जाती है तो आपको पता है कि उसमें जेल, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, पता भी हो सकता है, जो कुछ मालूम हो तो चीज़ें शेयर कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है। सो यहाँ क्या होता है कि जब आप सीमेंट का फॉर्मेशन करते हो तो सीमेंट में ना जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, पानी ऐड होते ही वो फ़ौरन हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ ना हो, क्यों? क्योंकि आप ना अभी मसाला बना ही रहे हो, सीमेंट के साथ आपने बनाया ही है, किसी चीज़ को मिलाया है, रेत को मिलाया है और पता चला वो वहीं हार्ड हो गया। आपको अपने डिज़ायर जो जगह है वहाँ लेकर जाना है, उसको फैलाना है, अपने हिसाब की डिज़ाइन देनी है। सो वो टाइम आपको मिल जाए कि सीमेंट पानी के साथ मिलते ही हार्ड ना हो जाए, तो उसके लिए जिप्सम ऐड किया जाता है। सो जिप्सम इंक्रीज द सेटिंग टाइम और एनहेंस द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बीच में आपके माइंड में आ रहा है, या कभी कभी बीच में ऐसा भी हुआ है, जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन आपको सही करवाया था जिसको मैंने एल्युमिनियम सल्फेट सोचकर Al2Cl3 ऐसा कुछ लिख दिया, वो गलत हो गया। सो कुछ रिएक्शन बीच में आया है एक बार और जो गलत हुआ है, जिसको डिस्क्रिप्शन में हमने सही करके लिखा है। एक सॉल्ट के बारे में भी मैंने बोला था, सॉल्ट नहीं, फॉर एग्जांपल एसिड। अनियन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो शायद हमारा इंडिकेटर वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बोल दिया कि अनियन में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें HCl प्रेजेंट नहीं होता, उसमें H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ऐसे ही इंडिकेटर वाले जब पार्ट में बना रही थी तब भी मेरे पास दो चीज़ें मैंने उसमें आपको करेक्ट करवानी है। पहला तो अनियन में H2SO4, देन दूसरी चीज़ ये है कि मैंने 2-3 बार बोला सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल बोथ आर सेम, ना जाने क्या सोचकर मैंने बोल दिया, बट बोथ आर सेम। यहाँ पर होगा सिंथेटिक, नेचुरल एंड ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो इनको आप करेक्शन कर लीजिएगा और बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट जो टॉपिक्स अगर आप बोलोगे आपको डिस्कस करना है तो उन पर, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। Thank you so much. Stay healthy, study well.